ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था इनकम टैक्स के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जान लिया था, टाइप्स ऑफ पर्सन के बारे में जान लिया था। हमने देखा था 7 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं। पहला इंडिविजुअल होता है, दूसरा एचयूएफ होता है, तीसरा कंपनी होती है, चौथा फर्म फर्म होता है, बीओआई या एओपी होता है, जुडिशियल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन एंड फाइनली लोकल अथॉरिटी होती है। ये सारी बातें हमने क्या कर लिया था? देख लिया था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखा था। एक इंडिविजुअल कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, वो बेसिक उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट वो हो सकता है। ठीक, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या रूल फुलफिल करना पड़ेगा? अगर वो बंदा बेसिक एंड एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। अगर वो बंदा बेसिक तो फुलफिल कर पाता है लेकिन एडिशनल नहीं कर पाता है तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। और जो बंदा बेसिक ही पूरा ना कर पाए तो फिर वो नॉट रेसिडेंट, एडिशनल में जाने का सवाल ही नहीं उठता, एडिशनल में जाना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके अलावा बेसिक कंडीशन का क्या रूल था? पिछले साल में कम से कम 182 दिन रहना है। अगर रह गया तो ठीक है, नहीं रह पा रहा तो एक ऑप्शन है 60 डेज उसको पिछले साल में रहना है, और उसको पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में कम से कम रहना है, पिछले 4 सालों में कम से कम। दोनों में से कोई एक रूल फुलफिल कर दिया तो वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर जाएगा। लेकिन 3 प्रकार के बंदों को सिर्फ 182 दिन वाला रूल लगता था। कैसे कैसे बंदे? पहला बंदा वो जो बिजनेस इंडिया तो छोड़कर जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, लेकिन किस सिलसिले में जा रहा है? बिजनेस के काम से जा रहा है, रोजगार के सिलसिले में जा रहा है ना। चाहे वो सर्विस के लिए जाए या प्राइवेट सर्विस हो, या फिल्म की शूटिंग करने जाए या क्रिकेट खेलने जाए, रोजगार के सिलसिले में तो जा रहा है ना। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि ऐसा कोई भी बंदा जो इंडियन ओरिजिन हो। और तीसरा हम लोगों ने देखा था ऐसा कोई भी बंदा जो क्रू मेंबर होगा इंडियन शिप में। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए 182 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होता है। इसके बाद एडिशनल कंडीशन का क्या रूल था? पिछले के पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहा हो। एंड साथ में और क्या था रूल? उसको पिछले के पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार बेसिक कंडीशन वाला 182 डेज वाला या फिर 60 डेज वाला कम से कम 2 बार फुलफिल कर देना होना है। अगर वो कर देगा तो फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया था, सारी बातें देख चुके थे। आज हम बात करेंगे एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस की, कि एक एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या क्या हो सकता है। तो देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी वही चीज होता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 2, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने बैठोगे तो वो भी क्या होगी मालूम है? या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी, ना तो नॉन या रेसिडेंट होगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसके लिए भी क्या रूल है? अगर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे और एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगी एचयूएफ। अगर वो एचयूएफ बेसिक तो पूरा कर पाती है लेकिन एडिशनल पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है, एडिशनल पूरा नहीं कर पाती है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एचयूएफ बेसिक कंडीशन ही पूरा ना, तो फिर वो आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल उठता है इनका बेसिक कंडीशन क्या होता है, इनका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला इनका बात करते हैं बेसिक कंडीशन। तो बच्चों, इनका बेसिक कंडीशन क्या है? इनका बेसिक कंडीशन है, इसका बेसिक कंडीशन बिल्कुल सिंपल है, 100% और पार्शली पार्शली 100% और पार्शली कंट्रोल और मैनेजमेंट या मैनेज फ्रॉम इन इंडिया। 100% और पार्शली कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इन इंडिया। ऐसा कोई भी फैमिली जिसका 100% या थोड़ा बहुत भी कंट्रोल इंडिया से अगर होता है, उस एचयूएफ का कंट्रोल कहां से होता है? इंडिया से होता है। उसके कमाई का जरिया कहां से है? इंडिया से है। अगर इंडिया से कंट्रोल होता है तो वो बेसिक कंडीशन क्या कर पाएगा? फुलफिल कर जाएगा। बेसिक कंडीशन क्या कर जाएगा? फुलफिल कर जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, ओके। नंबर 2, एडिशनल कंडीशन क्या है सर? ठीक है, एडिशनल कंडीशन क्या है? तो एडिशनल कंडीशन सुन लो। एडिशनल कंडीशन बिल्कुल सेम वही है, एडिशनल कंडीशन बिल्कुल सेम वही है जो किसके लिए होता था? इंडिविजुअल के लिए होता था। यानी कौन सा वाला? स्टे इन इंडिया, शॉर्ट में लिख दूं चलेगा? स्टे इन इंडिया वही वाला, एटलीस्ट 730 डेज वाला रूल, 730 डेज और मोर इन
7 पास्ट प्रीसीडिंग या पास्ट प्रीवियस ईयर, एंड साथ में क्या रूल था इसी में, एटलीस्ट टू टाइम्स fulfills the rules of basic condition in 10 past previous year। यही तो कंडीशन था, याद होगा, याद आया, ठीक है, ओके। तो बोलोगे सर ये क्या तमाशा है, ये तो आपने इंडिविजुअल का बताया था, 730 दिन इंडिविजुअल का देखना है, क्या पूरा फैमिली का देखोगे 730 दिन? नहीं, आपको फैमिली के एक मेंबर का नहीं देखना है 730 दिन वाला रूल, नहीं तो बड़ा चक्कर आ जाएगा ऐसे में, तो फिर हो चुका। 730 दिन किसका देखना मालूम, फैमिली के मुखिया का देखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता। किसका देखोगे, कर्ता को देखोगे, उस फैमिली किसका देखोगे, कर्ता। इंग्लिश में भी कर्ता बोलेंगे, हिंदी में भी कर्ता बोलेंगे। जो फैमिली का मेन मेंबर होता है ना, मुखिया जो होता है, उसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है। तो कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखोगे, ये वाला, ये जो रूल देखोगे ना, वो कर्ता का देखोगे, उसको देखोगे उसका कर्ता 730 दिन या उससे ज्यादा रहा कि नहीं रहा, 2 बार फुलफिल किया कि नहीं किया। तो ऐसा एचयूएफ जो है फिर वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर रेसिडेंट। क्या बोला मैंने, बेसिक कंडीशन क्या है, पहला बेसिक कंडीशन और दूसरा एडिशनल कंडीशन, समझ में आ गया। बेसिक कंडीशन 100% और पार्शली कंट्रोल और मैनेज ऑफ एचयूएफ इन इंडिया, इंडिया से मैनेज होता होगा। बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया। एडिशनल कंडीशन में क्या करोगे, उसके कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखोगे पिछले 7 सालों का और पिछले 10 सालों का। क्लियर हुआ, ठीक। दोनों फुलफिल कर दिया तो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक फुलफिल कर पाया, क्या कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाया, मतलब इसके अपोजिट। अगर मैं इसके अपोजिट देखूं, इसके अगर मैं क्या देखता हूं, अपोजिट देखता हूं, इसके अगर मैं अपोजिट देखूं तो क्या कहलाएगा बेसिक कंडीशन का, 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फैमिली या एचयूएफ लिख दो, ऑफ एचयूएफ फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। क्या लिखेंगे, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से होता है। सारा का सारा कंट्रोल कहां से होता है, पूरा 100% कंट्रोल कहां से होता है, इंडिया के बाहर से। अगर कोई एचयूएफ है जिसका 100% सारा का सारा कंट्रोल इंडिया के कहां से होता है, बाहर से होता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, अनिवासी कहलाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एचयूएफ की कहानी, ठीक है। लिख लेंगे इसको, यहां तक आप लोग यहां तक लिख लीजिए, ये एचयूएफ का कहानी हो गया, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको हम। चलिए अब एचयूएफ हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं एचयूएफ और कौन सा पर्सन बचे। इसके बाद क्या था, फॉर्म था, ठीक, फॉर्म था। उसके बाद क्या था, बीओआई था, एओपी था, और क्या था, बीओआई था, फॉर्म था, एओपी था, फॉर्म था, है ना, बीओआई था। जुडिशियल पर्सन था या आर्टिफिशियल पर्सन था, जुडिशियल पर्सन था, लोकल अथॉरिटी था। अच्छा, जुडिशियल में ही आर्टिफिशियल पर्सन हम लोग लिए थे, याद होगा, ठीक है। और लोकल अथॉरिटी था। इनका देखो, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल एक जैसा, सबके लिए एक ही रूल है। फॉर्म के लिए, बीओआई के लिए, ओपी के लिए, जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी के लिए एक ही रूल है। अगर आप चाहो तो अपना एग्जाम में आंसर को बढ़ाने के हिसाब से सबका अलग अलग लिख सकते हो। मैं एक ही साथ करके बता रहा हूँ, इसी को सबके में अलग अलग करके छाप देना, आपका पेज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला देखो, एक फॉर्म, बीओआई, जुडिशियल पर्सन या लोकल अथॉरिटी, वो क्या, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है, उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है बच्चों, क्या हो सकता है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं, वो नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकते, उनका दो ही हो सकता है। कोई नहीं, अगर मान लो आपका एग्जाम ऑप्शनल हुआ तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए ये दो हो सकते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या फिर नॉन नॉन रेसिडेंट होंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो क्या है इनके लिए, बिल्कुल सिंपल है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलेंगे, यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी देख लीजिए। इनका रूल क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या रूल है इनके लिए, 100% और पार्शली कंट्रोल इन इंडिया, पार्शली कंट्रोल 100% और पार्शली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन, ये लोग पर्सन
जिनका 100% या थोड़ा बहुत भी कंट्रोल या उसका मैनेजमेंट इंडिया से होता है, कहां से होता है, इंडिया में होता है, तो फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक, उसी जगह अगर इसका 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो कहां से होता है, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर ये सारा चीजें इंडिया के बाहर से होता है तो बच्चों क्या कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है, खत्म बात, बिल्कुल सिंपल है, क्या हो गया, बात बिल्कुल खत्म हो गई। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ओके, ठीक, ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इसको भी लिखेंगे आप सभी, कमान लिख लो। चलो साथ साथ कंपनी का भी लिख लो, साथ साथ कंपनी का भी लिख लो। चलो कंपनी का लिख लेते हैं, कंपनी का भी देख लो। कंपनी के बारे में क्या कहानी है, कंपनी का भी यही चीज है। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस भी दो हो सकता है, या तो वो कंपनी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकती है या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकती है। कैसे नॉन ऑर्डिनरी और कैसे नॉन ऑर्डिनरी वाली बात है, देखो ऐसी कोई भी कंपनी, ठीक है, नंबर 1 ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडियन इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013 एक्ट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, रजिस्टर्ड हो, यानी कि बोल सकते हैं रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956, पूरा लिख देते हैं। चलो ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 और 2013 एक्ट, ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 एक्ट में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। ठीक है, नंबर 2 ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी अदर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर द अदर कंपनीज एक्ट, कोई अदर देश की कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट किसी अदर कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है, बट 100% कंट्रोल और पार्शली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, मतलब 100% कंट्रोल या थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कहां से होता होगा, इंडिया से होता होगा, तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंपनी कहलाती है। कैसी कंपनी कहलाती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, इसका क्या रूल है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, ऐसी कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द अदर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड है, अदर किसी अदर कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है, एंड 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, सारा का सारा कहां से होता है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर का है। यार यहाँ का तो है ही नहीं, कॉमन सी बात है, यहाँ की कंपनी होगी तो इंडियन कंपनी एक्ट से ही रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, और 100% कंट्रोल, और इसका कंट्रोल क्या हो रहा है, बाहर की कंपनी और बाहरी से कंट्रोल हो रहा है, तो बाहरी की कंपनी रही होगी, तो क्या कहलाएगी, नॉन रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो खैर प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें जो मैंने ये बताया या एचयूएफ बताया, वो तो प्रैक्टिकल में आपके एग्जाम में आएगा नहीं। प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से कुछ करना है तो वह तुम्हारा इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना अच्छे से, ये तो खैर अच्छे से थ्योरी में लिखने को आएगा। तो समझ गए होगे, तो इस प्रकार हम लोगों ने सारी बातें क्लियर कर ली, हमने सबका रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया, हमने इंडिविजुअल का, एचयूएफ का, हमने फर्म का, कंपनी का, बीओआई का, एओपी का, और जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, एंड देन फाइनली लोकल अथॉरिटी, सभी का रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, कंपनी भी या तो ऑर्डिनरी होगी या तो फिर नॉन रेसिडेंट होगी, नॉट ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के लिए जो बताएंगे वो होगा तुम्हारा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, लिख लेंगे इसे।